अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अपने एक और वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं माहा खान एंड यू आर वाचिंग माहीज़ बायोलॉजी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा एक बैक्टीरिया के बारे में है जिसको हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वॉज डिस्कवर्ड बाय पास्चर इन 1843। एक पास्चर साइंटिस्ट है जिसने इसे 1843 में डिस्कवर किया था। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल। इट वॉज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा माइकॉइड्स। नोकार्ड एंड रोक्स ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को कल्चर किया था इन 1898 एंड इन 1929 नोवाक कॉल्ड देम एज PPLO। Now what is mycoplasma? Mycoplasma basically होता क्या है? Mycoplasma are smallest free living creatures. Mycoplasma smallest free living creatures होते हैं जो कि कभी ज़िंदगी में डिस्कवर हुए हों। They are smaller even than other bacteria. दूसरे बैक्टीरिया से भी ये सबसे छोटे होते हैं, इसीलिए sometimes they are termed as smallest bacteria. इनको हम smallest bacteria के तौर पे भी क्लासीफाई करते हैं। They are unique among prokaryotes as they lack a cell wall. इनकी सेल वॉल की लैकनेस की वजह से इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे बैक्टीरिया में। So they are unique among other prokaryotes. Now we will discuss about the structure of mycoplasma कि माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल। जैसा कि आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इसीलिए उनको स्टिफनेस, उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो उनकी शेप को मेंटेन रखती है। इनसाइड द माइकोप्लाज्मा देयर आर सोल्यूबल प्रोटीन्स। सोल्यूबल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ सोल्यूबल RNA भी प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स राइबोसोम्स एंड DNA। तो ये सारे बेसिक मटेरियल्स हैं जो माइकोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। इट इज़ वाइड स्प्रेड with contamination occurring in every part of the globe. As you can see geographically that it is present in abundance in almost every part of the globe. अब तक जो है माइकोप्लाज्मा की 100 स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन प्लेंटीफुल अमाउंट इन नेचर। इनमें से जो 50 स्पीशीज़ हैं आर नोन टू लिव इन ह्यूमंस। वो कहा जाता है कि वो ह्यूमंस में पाई जाती हैं। दोनों कंडीशन में वो मौजूद हो सकती हैं, मोस्टली एज नॉर्मल फ्लोरा एंड ऑल्सो हेल्पफुल इंटीमेट नेबर्स। ओके, अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। माइकोप्लाज्मा लैक अ रिजिड सेल वॉल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दे आर एक्सट्रीमली प्लेमॉर्फिक। प्लेमॉर्फिक बेसिकली इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि माइकोप्लाज्मा आर द ओरिजिनल मॉर्फर्स। दे कैन चेंज शेप फ्रॉम लॉन्ग थिन फिलामेंट्स टू लिटिल स्फीयर्स। ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम लॉन्ग थिन फिलामेंट्स टू लिटिल स्फीयर्स टू इंट्रिकेट ब्रांचिंग पैटर्न्स टू बल्ब्स टू एन एंडलेस वेराइटी ऑफ एसिमेट्रिक शेप्स। अपनी शेप को ये कंटिन्यूसली मोल्ड करते रहते हैं। That's why they are called as extremely pleomorphic. ये इनकी सेकेंड करेक्टरिस्टिक आ गई है। थर्ड इनकी करेक्टरिस्टिक ये है कि दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है। नंबर 4 इज दे कंटेन कोलेस्ट्रॉल। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एंड दे आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब तक हमने माइकोप्लाज्मा की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ी, एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, एक्सट्रीमली प्लेमॉर्फिक होते हैं, सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती और 3 लेयर ट्रिपल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट्स शेप। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी। आगे मज़ीद पढ़ते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। ठीक है,
बैक्टीरिया का काम क्या होता है? मोस्टली बैक्टीरिया का काम ये होता है कि वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा भी कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो अगर कोई इन्फेक्शन वो कॉज करेगा तो उसके अगेंस्ट हम कोई ड्रग यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो जो ड्रग्स सेल वॉल को टारगेट करती हैं वो ड्रग्स इसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, इसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनका टारगेट क्या होता है? सेल वॉल होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। तो ये बेसिकली दो ड्रग्स हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के ऊपर एक्ट नहीं करती बिकॉज इट लाइक्स सेल वॉल, और इन ड्रग्स का मेन टारगेट ही सेल वॉल होता है। अब अदर फीचर्स हम डिस्कस करें माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा इज़ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनीज। जब हम इनको कल्चर करते हैं तो ये फ्राइड एग शेप्ड की कॉलोनीज बनाते हैं। दे आर अल्ट्रा फिल्ट्रेबल because they are the smallest bacteria, so they are ultra filtrable, can pass through bacteria proof filters, ये उनसे भी पास आउट हो जाते हैं। contain both RNA and DNA, generally grow more slowly than other bacteria. माइकोप्लाज्मा आर नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, ये स्पोर फॉर्मर्स नहीं है। दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, इनके अंदर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स वाई दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर, बट दे मे शो ग्लाइडिंग मोटालिटी। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय फिजन एंड बर्डिंग, और इनके अंदर ब्रांचिंग फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जिनका साइज 500 to 1000 नैनोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा रिक्वायर स्टीरोल फॉर देयर न्यूट्रिशन। They are usually resistant to antibiotics like penicillin, cephalosporin, vancomycin, etc. which action on the cell wall. ये already मैंने आपको बताया है, क्योंकि इनके अंदर cell wall present नहीं होती, and these type of drugs actually target the cell wall so that they can inactivate the bacteria. तो ये वाली जो drugs हैं ये माइकोप्लाज्मा के ऊपर एक्ट नहीं करेंगी। माइकोप्लाज्मा शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट these drugs. But they are sensitive to tetracycline. Mycoplasma can be killed by temperature of 40 to 55 degrees centigrade in 15 minutes. Now we will discuss about the classification of mycoplasma. Starting with the kingdom, mycoplasma comes under the kingdom bacteria. It comes under the division Firmicutes, class Mollicutes, order Mycoplasmatales, family Mycoplasmataceae, and genus Mycoplasma. This is basically the complete classification description of the Mycoplasma bacteria. As I already told you, but family Mycoplasmataceae जो है उसके अंडर दो जीनस आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ Mycoplasma and नंबर 2 इज़ Ureaplasma. माइकोप्लाज्मा के अंडर जो स्पीशीज़ आती हैं उनमें कॉमन स्पीशीज़ हैं माइकोप्लाज्मा नमोनिया, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, और लेस कॉमन स्पीशीज़ में आ जाती हैं माइकोप्लाज्मा पेनिट्रोस। तो ये वाली स्पीशीज़ जो हैं वो माइकोप्लाज्मा के अंदर रिजाइड करती हैं। एंड अदर जीनस इज़ यूरियाप्लाज्मा। यूरियाप्लाज्मा के अंदर जो स्पीशी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज यूरियाप्लाज्मा यूरियालाइटिकम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हैबिटेट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा आर अबिक्यूटियस इन नेचर, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया दैट इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर, सो दे आर अबिक्यूटियस इन नेचर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब। Plants, insects and other animals serves as reservoir for mycoplasma. Mycoplasma resides in mucosa of upper respiratory tract and urogenital tract of human. They may also found in the oral cavity. ये oral cavity में भी मौजूद हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये एज ए नॉर्मल फ्लोरा भी हमारी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर मौजूद हो सकते हैं और एज ए नेबर्स भी मौजूद हो सकते हैं, बट हेल्पफुल बेनिफिशियल नेबर्स।
मेडिकली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो कि इन्फेक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तरह तरह के इन्फेक्शन कॉज करती हैं, उनमें 3 कॉमन स्पीशीज़ आ जाती हैं. नंबर 1 इज़ माइकोप्लाज्मा निमोनिया, नंबर 2 इज़ माइकोप्लाज्मा होमिनिस एंड नंबर 3 इज़ माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम. इन्फेक्शंस जो ये स्पीशीज़ कॉज करती हैं उनको हम बारी बारी देखेंगे. नंबर 1 डिस्कस करते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया. माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो डिजीज़ेस कॉज करते हैं उनमें आ जाते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़, ट्रैकियोब्रोंकाइटिस डिजीज़ एंड एटिपिकल निमोनिया. ये डिजीज़ेस हैं जो कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया से कॉज होती हैं. नंबर 2 इज़ माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम. माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम जो स्पीशीज़ जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनमें आ जाती हैं यूरेथ्राइटिस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेशन. इसके साथ साथ नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस भी आ जाता है इसके अंदर. माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो डिजीज़ेस कॉज करते हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस और पोस्टपार्टम फीवर. तो ये बेसिकली इन्फेक्शंस हैं जो कि माइकोप्लाज्मा होमिनिस से कॉज होते हैं. हमारे पास इस वक्त पिक्चर में जो है माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो कि स्पीशी है वो जो इन्फेक्शन कॉज करती है और उसकी वजह से जो जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं. कॉमनली इसमें जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उनमें आ जाते हैं हमारे पास सिस्टेमिक, जिसमें हाई फीवर और चिल्स ऑब्जर्व होते हैं. स्किन सिम्टम्स में आ जाते हैं हमारे पास ब्लूनेस एक्सेट्रा. लंग सिम्टम्स में हमारे पास आ जाते हैं कफ विद स्प्यूटम और फेलगम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और प्लूराइटिक चेस्ट पेन और हीमोफाइसिस. ये सारे सिम्टम्स लंग्स में ऑब्जर्व हो रहे होते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनिया. जनरल या सेंट्रल जो ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं वो सिम्टम्स हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और मूड स्विंग्स, ये सारे ऑब्जर्व होते हैं. वेस्कुलर सिम्टम्स में लो ब्लड प्रेशर फील होता है. हार्ट में हाई हार्ट रेट रहता है एज इन दिस कंडीशन. गैस्ट्रिक में नोसिया एंड वॉमिटिंग और जॉइंट्स सिम्टम्स में पेन ऑब्जर्व हो रहा होता है. कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो ये किस वजह से कॉज होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन माइकोप्लाज्मा का क्या होता है. माइकोप्लाज्मा कैन बी कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद स्नीजिंग एंड कफिंग इन इन्फेक्टेड पीपल. इन्फेक्टेड पीपल की स्नीज और कफिंग की वजह से ये डिजीज़ एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है. बिकॉज माइकोप्लाज्मा इज़ एक्सट्रीमली कंटेजियस डिजीज़, वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय इट by coming in contact with the sneezing and coughing of the infected people. If we discriminate it according to the age, अगर हम इसको एज के तौर पे डिस्क्रिमिनेट करना चाहें then it usually affects people younger than 40. And people living or working in crowded areas get more exposure to this bacteria. अब डिज़ीज़ कॉजिंग मैकेनिज़्म की बात करते हैं हम. यहाँ से डिज़ीज़ प्रोसेस स्टार्ट होता है. डिज़ीज़ प्रोसेस स्टार्ट होता है बेसिकली अटैचमेंट विद द होस्ट सेल. माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जब होस्ट सेल के साथ अटैच होता है तब ये डिज़ीज़ मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है. वंस इट गेट्स अटैच्ड इट विल penetrate into the host cell. It will penetrate the mucosa membrane. After that, it will get attached on the epithelial cell and will ultimately destroy the epithelial cell. That's how it causes disease in the host. So, दो processes हैं. Attachment, number 1 is attachment and number 2 is penetration. Attachment करता है with the host cell and number 2 penetrate करता है and destroy the epithelial cells. सिम्टम्स जो कलेक्टिवली सारी स्पीशीज़ जो माइकोप्लाज्मा की जो सिम्टम्स कॉज करती हैं अंडर इट्स कंडीशंस उनमें आ जाती हैं चेस्ट पेन, चिल्स, कफ, यूजुअली ड्राई एंड नॉट ब्लडी, एक्सेसिव स्वेटिंग, फीवर, हाई फीवर रहता है, हेडेक एंड सोर थ्रोट. जो लेस कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें ईयर पेन आ जाती है, आई पेन आ जाती है, सोरनेस, मसल एक्स एंड जॉइंट स्टिफनेस, नेक लंप, रैपिड ब्रीथिंग, स्किन लेयंस और रैश. ये सारे सिम्टम्स एक्सपोज होते हैं
अंडर द पेशेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा को हम इस बैक्टीरिया को और इससे कॉज होने वाले इन्फेक्शंस को हम डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं। डायग्नोस करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हम सिंपल सीपी पिक्चर के थ्रू इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ब्लड कल्चर्स के थ्रू इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बिकॉज माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉजेज ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, तो हम ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सिटी स्कैन ऑफ द चेस्ट और ओपन लंग बायोप्सी और स्प्यूटम कल्चर के थ्रू भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बट ओपन लंग बायोप्सी हम सिर्फ उसी कंडीशन में करेंगे when there is severe illness, when the diagnosis cannot be made from other sources, तो उस कंडीशन में हम इसकी ओपन लंग बायोप्सी करेंगे। अब बात करते हैं कि हम इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, अपने हाइजीन को मेंटेन करना। अगर हम गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस रखेंगे तो हम इस डिज़ीज़ से इजीली ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज़ वीक, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप क्राउडेड एरिया से दूर रहें। डू नॉट स्मोक, गेट अ फ्लू शॉट एवरी ईयर, आस्क योर डॉक्टर इफ़ यू नीड अ निमोनिया वैक्सीन। ठीक है। अब ट्रीटमेंट, हम किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट एंटीबायोटिक्स जो है वो बेसिकली हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एडल्ट्स के लिए इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट दूसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं और चिल्ड्रन में इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट दूसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, जस्ट बिकॉज द मोटो इज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज ना हो जाए चिल्ड्रंस के अंदर। Children get different antibiotics than adults to prevent potentially dangerous side effects. Okay, clear? अब हमने जो एंटीबायोटिक्स को डिस्क्रिमिनेट किया है, तो चिल्ड्रन में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं उनमें आ जाती हैं एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। और जो एडल्ट्स यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स उसमें आ जाती हैं डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, इन एडिशन जो मैंने आपको इन्फेक्शंस बताई थी, जो मैंने आपको बताया था कि ये इन्फेक्शंस माइकोप्लाज्मा में कॉज होते हैं, उसके अलावा भी माइकोप्लाज्मा जो है और भी तरह के इन्फेक्शंस कॉज करता है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं साइनस इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, ब्रोंकोलाइटिस, सीवियर सोर थ्रोट और इवन के हमारे पास कॉमन कोल्ड भी इसमें आ जाते हैं। जो चिल्ड्रन हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उनके अंदर माइकोप्लाज्मा की वजह से डाउन सिंड्रोम डिजीज़, सिकल सेल डिजीज़ और इवन के हार्ट और लंग कंडीशंस भी क्रिएट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस, वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस कॉज करता है इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। That was all about today's video. Thank you. Allah Hafiz.